गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं विशाल सर आपके ही चैनल वीडी गुरुकुलम में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग का नीट 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसका हम पास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, है ना। हम लोग जनरली 1 से 2 लेक्चर हर टॉपिक के लिए, हर चैप्टर के लिए लेंगे, है ना। जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग 2 लेक्चर में सारे क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में नीट ने पूछा हुआ है वो आपको बताया जाएगा, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि नीट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए, है ना। इन सभी के लिए हम लोग ये चैनल पे आपका स्टार्ट किया है फास्ट रिवीजन कोर्स, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक डिस्कशन। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है ना। तो पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है 0.24 ग्राम ऑफ ए वोलाटाइल गैस अपॉन वेपोराइजेशन गिव्स 45 ml वेपर एट एनटीपी। कह रहा व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। मतलब ये क्वेश्चन सिंपल क्या है, जैसे हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो मेथड 1 की बात करते हैं। यहां ध्यान देंगे मेथड 1। अगर मेथड 1 की बात करें तो अगर हमें मेथड 1 हम अप्रोक्स रिजल्ट सेम आएगा, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब कि हम इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेट सेम आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इस डेटा का यूज ही नहीं करेंगे। जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया गया है इस डाटा का हम यूज नहीं करेंगे, 0.089 ग्राम पर लीटर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है वेपर डेंसिटी होता क्या है। वेपर डेंसिटी आपको पता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी क्या होगा, गैस का वेपर डेंसिटी होता है उस गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2। तो यानी हमें वेपर डेंसिटी हमारा निकल जाएगा कब, जब हम गैस का वेपर डेंसिटी निकाल लेंगे। अब देखिए मोलर मास निकालने के लिए हमें डेटा दिया गया है, मास वॉल्यूम दिया गया है एनटीपी पे। तो हम कह सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। क्योंकि ये दोनों हमें क्या देता है, ये दोनों हमें देता है नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे ध्यान दें तो मास बाई मोलर मास मोल होता है, वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम मोल्स होता है, तो ये हमारा इक्वल होगा। अब देखिए वोलाटाइल गैस का मास हमें कितना दिया गया है 0.24, है ना। मोलर मास हमें नहीं पता है, वॉल्यूम दिया गया है 45 ml और एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम होता है 22,400 ml, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं, इससे आप यहां क्या निकाल लेंगे, m का वैल्यू। तो m का वैल्यू जो है वो आपका कुछ अप्रोक्स, है ना, 119.5 के राउंड आएगा, है ना। तो हमें पता है वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास बाई 2, 119.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि अप्रोक्स आएगा 59.93 के आसपास। दूसरा मेथड एग्जैक्ट मेथड, जो हमें डेटा दिया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब डेंसिटी दे दिया गया है तो हमें कैसे काम करना है, यहां पे ध्यान दो। हमें हाइड्रोजन का मोलर मास निकालना होगा, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, DRT बाई पी, DRT बाई पी, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है आइडियल गैस इक्वेशन का, PM इक्वल टू क्या होता है DRT। तो हाइड्रोजन का मोलर मास जो होगा वो होगा DRT डिवाइडेड बाई पी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन निकल गया, डेंसिटी दिया गया है, क्लियर है। अब ध्यान दो, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें हाइड्रोजन सॉरी गैस का मास और वॉल्यूम दिया गया है, तो यहां से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो 0.24 डिवाइडेड बाय 0.045,
अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमने 45 ml को लीटर में क्यों चेंज किया। यहाँ पे आपको डाटा जो दिया गया है देख सकते हैं, वो 45 ml में दिया गया है, लेकिन हमने उसको लीटर में इसलिए चेंज किया क्योंकि हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी ग्राम पर लीटर है ना। और आपको पता है तो ग्राम पर लीटर है, तो गैस का भी डेंसिटी हमें किसमें निकालना होगा, ग्राम पर लीटर पे निकालना होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मोलर मास ऑफ गैस क्या होगा, मोलर मास ऑफ गैस होगा DRT/P। अब यहां देखो RT/P तो कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। अगर हमें वेपर डेंसिटी ऑफ गैस निकालना है तो वो होता क्या है, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो जब दोनों का रेशियो लेंगे, यहां पे देखो गैस जो दिया गया है हमें DRT/P और हाइड्रोजन का मोलर मास दिया गया है DRT/P, तो RT/P तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का कंडीशन सेम है। तो बचेगा क्या, ये बचेगा डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिए यही बचेगा। तो गैस का डेंसिटी हमने निकाल लिया 0.24 डिवाइडेड बाय 0.045, है ना। और हाइड्रोजन का डेंसिटी कितना दिया गया है, हाइड्रोजन का डेंसिटी दिया गया है 0.089। सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 59.3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो एग्जैक्ट आएगा 59.93 के अराउंड आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका था। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपको बस यही है कि वेपर डेंसिटी गैस का डिफाइन भी होता है, डेंसिटी ऑफ एक्चुअल फॉर्मूला हमारा क्या होता है वेपर डेंसिटी का, किसी भी गैस का अगर हमें वेपर डेंसिटी निकालना है तो इसका डेफिनेशन होता है डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी मेथड पे था, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दिया गया था हमें डायरेक्ट, और डेंसिटी ऑफ गैस भी हमें डायरेक्ट दिया गया था। क्यों, क्योंकि हमें मास और वॉल्यूम दे दिया गया है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास हो गया हमारा 0.24 और वॉल्यूम हो गया हमारा 0.045, ये आ गया ग्राम पर लीटर में। और हाइड्रोजन का जो डाटा दिया गया है ये भी ग्राम पर लीटर में है, दोनों का रेशियो लेंगे वेपर डेंसिटी निकल जाएगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। अब चलिए इस ड्राइंग को हम लोग इरेज कर देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, इक्वल मास के बारे में आते हैं ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, कहा जा रहा इक्वल मासेस ऑफ, है ना, इक्वल मासेस ऑफ H2 and O2 and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degree Celsius in identical condition। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दो, अब इस इनोवेशन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में सारा डेटा हमें दिया गया है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर दिया गया है हमें इक्वल, सारे के सारे जो दिया गया है वो हमारा इक्वल मास है हाइड्रोजन का, तो लिख लेते हैं जो जो डाटा दिया गया है। हमें दिया गया है मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू है मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमारा इक्वल है किसके, मास ऑफ मीथेन यानी CH4 के। अब यहां पे ध्यान दो, सबको सब कहां रखा गया है, सबको रखा गया है ऑफ इन ए कंटेनर of volume V at temperature 27 degree Celsius in identical condition. The volume, the ratio of volume of gases H2O2 and methane would be, अब देखिए
आइडेंटिकल कंडीशन हमें दिया जा रहा, सबसे पहले हमें समझना है आइडेंटिकल कंडीशन अगर दे रहा इसका क्या मतलब हुआ, है ना। इसका मतलब यह है कि तीनों गैसों के लिए प्रेशर और टेम्परेचर हमारा सेम है, तो प्रेशर टेम्परेचर सेम होगा तो यहां ध्यान दो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम को हम जो वॉल्यूम रेशियो होगा वही मोल रेशियो होगा, यानी यहां पे हम कह सकते हैं वॉल्यूम रेशियो जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या, मोल रेशियो। अब देखो वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो अगर हमारा सेम है तो यहां पे हम देख सकते हैं मोल रेशियो निकालते हैं। चलिए, मोल ऑफ हाइड्रोजन रेशियो, मोल ऑफ ऑक्सीजन रेशियो, मोल ऑफ CH4, ये क्या होगा। तो मोल मास से हम मोल कैसे निकालेंगे, मास से हम मोल निकालेंगे मास बाई मोलर मास। तो मान लेते हैं ये मास हमारा कुछ W ग्राम है, तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन का मास W, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, ऑक्सीजन का मास W, ऑक्सीजन का मोलर मास 32, CH4 का मास W, CH4 का मोलर मास 16। W कॉमन है ना, अगर हम दोनों अगर मल्टीप्लाई इसको कर दें किससे 32 बाई W से, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 16, ये आ जाएगा 1 और ये आएगा रेशियो 2। तो ये हमारा मोल रेशियो हुआ, और जो मोल रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम रेशियो। यानी हमारे क्वेश्चन में दिया जा रहा कि आप वॉल्यूम ऑफ गैसेस का रेशियो निकालिए, तो गैसेस का वॉल्यूम रेशियो वही होगा जो गैस का मोल रेशियो है, और मोल रेशियो हमारा कितना है 16:1:2, यही मोल रेशियो और यही हमारा हो जाएगा वॉल्यूम रेशियो। यानी ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपल ये बात का ध्यान रखना है कि अगर कंडीशन आइडेंटिकल दिया गया है तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। अगर हमें कहें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा, ये कंडीशन 1। मान लीजिए दूसरा कंडीशन हमें दे रहा पीवी इक्वल टू एनआरटी, हमें पता है। नेक्स्ट हमें दे कि वॉल्यूम और मोल सेम है ना, आइडेंटिकल है कंडीशन, वॉल्यूम मोल सेम होगा तो हम कह सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तीसरा हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर हमें दिया जाए कि एन और टी हमारा सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। तो सारा का सारा जो रिलेशन है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल लेना है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लेना है, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लेना है, ये डिपेंड करेगा किस पे कि कौन सा कंडीशन दिया गया है। पीवी इक्वल टू एनआरटी हमें पता है कि आइडियल गैस का यही मेन इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें जो जो सेम होगा तो बाकी दो में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 वेरिएबल है, प्रेशर वॉल्यूम मोल टेम्परेचर, दो में रिलेशन निकालना है तो आप तभी निकाल सकते हैं जब बाकी रिमेनिंग 2 जो है वो आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो सेम क्वेश्चन है तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। यहां पे देखिए क्या कह रहा, यहां पे कह रहा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ध्यान दो, हमें क्वेश्चन में दिया गया है वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम हमें कितना दिया गया है, एयर का वॉल्यूम कह रहा 1 लीटर है, तो 1 लीटर एयर का वॉल्यूम है। साथ में कह रहा परसेंटेज ऑक्सीजन इन एयर कितना है, परसेंटेज ऑक्सीजन इन एयर हमें दिया गया है 21।
तो बताइए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, एयर का 21%, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया गया है एयर का 21% है ऑक्सीजन, एयर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 लीटर का 21% कितना होगा, 0.21 लीटर, ये आपका वॉल्यूम आ गया ऑक्सीजन का। अब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये हमारा एनटीपी पे पूछ रहा, तो यहां पे ध्यान दीजिए मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम से जब भी हमें मोल निकालना हो तो हमें ध्यान रखना है मोल क्या होता है, वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम है 0.21, मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे हमारा कुछ आंसर आ जाएगा 0.0093, तो ये सॉल्व करके आंसर ला देंगे 0.093 मोल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या ध्यान में रहे, देखो जब भी मोल कॉन्सेप्ट से अगर मोल से क्वेश्चन आता है तो या तो आपको मास दिया गया होगा, तो मास से हमें मोल निकालना है, तो क्या होगा मास बाई मोलर मास, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। अगर मान लीजिए हमें नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन कुछ भी दिया गया है, यानी नंबर ऑफ एंटिटीज दिया गया है, तो नंबर ऑफ एंटिटीज से हमें मोल निकालना है, तो हम नंबर को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमें वॉल्यूम दिया गया है तो हम वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, है ना। तो क्या क्वेश्चन में दिया गया है उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हम क्या सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया गया था, वॉल्यूम से अगर मोल निकालना है तो वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, डायरेक्ट हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है ना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत माइन्यूटली पढ़ना है कि क्वेश्चन में कौन सा इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है और क्या हमसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमसे पूछा जा रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना, हमसे पूछा जा रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड at 0 degree Celsius and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane, है ना, ये हमसे कहा जा रहा। तो यहां पे आपको करना क्या है इस बात को समझेंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, आपको कहा जा रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 degree Celsius and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas under the same condition। जब भी सेम कंडीशन बोला, यहां पे ध्यान रखना है प्रेशर टेम्परेचर सेम है दोनों के लिए, यानी आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, और पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है जिसमें आपको कहा जा रहा कि प्रेशर और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन का इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखना होगा। यहां ध्यान दीजिए, C3H8 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, CO2 प्लस H2O। तो इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो यहां पे ध्यान दीजिए कुछ ऐसा आएगा, है ना, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब कह रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 degree Celsius and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas। यहां देखिए प्रोपेन का वॉल्यूम दिया गया है 1 लीटर, तो आप देख सकते हैं C3H8 प्रोपेन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए मोल ऑफ C3H8 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ O2 जो है ये है 1/5। और आपको पता है जब प्रेशर और टेम्परेचर अगर हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया गया है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कह रहा कि कांस्टेंट है, इसका मतलब है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। और इसी स्टेटमेंट को हम ये कह सकते हैं कि जो मोल रेशियो होगा वही हमारा होगा वॉल्यूम रेशियो। क्लियर है, जो मोल रेशियो होगा वही हमारा वॉल्यूम रेशियो होगा। तो मोल रेशियो दिया गया है तो इसी को हम वॉल्यूम रेशियो ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ C3H8 बाई वॉल्यूम ऑफ O2। तो आप देख सकते हैं C3H8 का वॉल्यूम 1 है तो O2 का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5 लीटर,
5 लीटर जो होगा ये हमारा ऑक्सीजन का वॉल्यूम आएगा, यानी ए जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, आइडियल गैस इक्वेशन जो दिया गया है गैस बेस्ड था क्वेश्चन, यानी आइडियल गैस के लिए था। प्रेशर और टेम्परेचर जैसे बोला उसने कांस्टेंट है, वैसे ही हम समझ जाएंगे कि वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। और वॉल्यूम और मोल, अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, यानी जो वॉल्यूम रेशियो होगा वही हमारा मोल रेशियो होगा। तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मोल के बारे में रिलेशन बताता है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें ये बता रहा कि प्रोपेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 5 मोल से रिएक्ट करेगा तो CO2 का 3 मोल बनेगा और वाटर का 4 मोल बनेगा। यानी एक बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको मोल रेशियो दे दिया और क्वेश्चन में टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट बोल करके आपको यह बता दिया गया कि वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो के बराबर होगा। मोल रेशियो आपको इक्वेशन से ऑलरेडी पता था और वॉल्यूम रेशियो में प्रोपेन का वॉल्यूम दिया गया है तो आप इजिली ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दें। इस क्वेश्चन को आप सिंपल कोई भी क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हो तो आप वहां पे सेव कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप सेव कर लेंगे जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कैसा है यहां पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा व्हाट इज द मास, है ना, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथिलीन। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे इसने बोला इस क्वेश्चन में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। एक इथिलीन क्या होता है, तो C2H4 को हम इथिलीन कहते हैं और इथिलीन C2H4 है यानी हाइड्रोकार्बन है। तो हमें पता है हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबसन करता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CO2 प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। टोटल ऑक्सीजन देख सकते हैं राइट साइड में 6 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब जैसे हमने ये देखा फिर से, तो हमें मोल रेशियो पता है। क्वेश्चन का स्टाइक्योमेट्री का आपको क्वेश्चन बनाने का 2 मेथड होता है। एक मेथड होता है मोल मेथड, है ना। स्टाइक्योमेट्री के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, स्टाइक्योमेट्री के क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। एक होता है हमारा मोल मेथड और दूसरा होता है हमारा POAC मेथड। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, हम थोड़ा सा आपको थ्योरी का रिवीजन कराएं तो आपको पता है POAC मेथड में रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, जबकि मोल मेथड में इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमने रिएक्शन को ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है। तो मोल मेथड और POAC मेथड में अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट मेथड हमारे लिए कौन सा है? सबसे बेस्ट मेथड हमारे लिए है मोल मेथड, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। और इससे भी ज्यादा अगर हम बोले तो ध्यान दीजिए सबसे बेस्ट होता है इक्विवेलेंस मेथड। यहां पे ध्यान दीजिए, अब रिएक्शन जब हमने बैलेंस कर लिया है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मोल ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि C2H4 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता है। तो अगर कोई भी रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है तो हम ये चीज लिख सकते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 3। अब ध्यान दो, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन डिपेंड किस पे कर रहा, हमें ऑक्सीजन का मास पूछा जा रहा, तो उसके लिए हमें C2H4 का मोल चाहिए। तो चलिए मोल निकालते हैं। मोल ऑफ C2H4 क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास को हम कहते हैं मोल। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मास को ग्राम में अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2800 ग्राम, और इथिलीन का मोलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल। तो आप यहां देख सकते हैं मोल ऑफ C2H4 जो है वो आ गया 100 मोल्स। अब जैसे इस इक्वेशन में हम रखेंगे 100
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, ऑक्सीजन का मोल जो होगा वो हो जाएगा 300 मोल्स। ऑक्सीजन का मोल 300, क्योंकि ऑक्सीजन का मोल 3 इंटू मोल ऑफ C2H4 और C2H4 का मोल 100 है, तो ऑक्सीजन का मोल कितना होगा 300 मोल्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ऑक्सीजन का मोल हमारा 300 आ गया तो यहां पे ध्यान दीजिए मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन होगा मोल इंटू मोलर मास, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना 32, तो ये हो जाएगा 9600, है ना, 9600 ग्राम। 9600 ग्राम को हम लिख सकते हैं 9.6 kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, इसको अगर हम फास्ट बनाने की कोशिश करें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको देख करके। यहां हम देख सकते हैं इथिलीन जो है, इथिलीन अगर केजी में निकालना हो तो हम डायरेक्ट कर सकते थे 2.8 इथिलीन का मास डिवाइडेड बाई 28, है ना, ये हो जाता इसका मोल, सॉरी किलो मोल, इसका किलो मोल हो जाता, और इसका 3 गुना है किलो मोल किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हम डायरेक्ट 32 लिख सकते हैं, तो यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9.6 kg। तो हम सॉल्व तो फास्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पस आज के इस सीरीज का, ये सीरीज जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज दिया जा रहा, इसका पर्पस है कि हम आपके कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा ब्रशअप करें और साथ में पास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक को कैसे अप्रोच करना है ये भी बताया जाए, है ना। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा, अदरवाइज हम हर क्वेश्चन को चाहे तो एक लाइन में बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है हमें कॉन्सेप्ट भी, एक बार हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कैसे लगाना है तो वो तो फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, है ना। तो इसको पॉज करके लिख लेंगे, है ना, या फिर आप सेव कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम ड्राइंग को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर हम अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास पे है, तो ध्यान दीजिए एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, पहले एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है और इसको किसके लिए अप्लाई किया जाता है वो हमें समझने की जरूरत है। यहां ध्यान दो, एटॉमिक मास हो या एवरेज एटॉमिक मास, ये होता है मास ऑफ वन एटम। ये होता क्या है, मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास जो होता है वो एक टाइप के एटम के लिए डिफाइंड होता है, और एवरेज एटॉमिक मास मोर देन वन टाइप ऑफ एटम के लिए हम डिफाइन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। जैसे इस क्वेश्चन में तीनों एक्स एटम है, लेकिन एक एक्स एटम ऐसा है जिसका एटॉमिक मास 200 है, एक ऐसा एक्स एटम है जिसका एटॉमिक मास 199 है, एक ऐसा एटम एक्स है जिसका एटॉमिक मास 202 है। तो 3 तरह के एटम है ना, एक्स ही है लेकिन एक्स के 3 अलग अलग तरह के एटम है। तो 3 अलग अलग तरह के एटम के लिए हमें पता है कि इस तरह के कंडीशन में हम डिफाइन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, यानी एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम होता है उसके लिए डिफाइंड होता है एवरेज एटॉमिक मास, लेकिन इसका सिंपल मतलब है मास ऑफ वन एटम, या इसी को कह सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, टोटल मास, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते थे। ये हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। एवरेज एटॉमिक मास अगर परसेंटेज एबंडेंस दिया गया हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, समेशन ऑफ परसेंटेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, है ना, डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमें 3 तरह के एटम है। पहले एटम का परसेंटेज एबंडेंस कितना है 90, पहले एटम का एटॉमिक मास कितना है 200। दूसरे समेशन का मतलब जितने टाइप ऑफ एटम होंगे सबको जोड़ते जाना है। किसको जोड़ना है,
परसेंटेज एबंडेंस और एटॉमिक मास के प्रोडक्ट को जोड़ना है ना। हमें किसको जोड़ना है, हमें सिंपल जोड़ना है परसेंटेज एबंडेंस और एटॉमिक मास के हमें प्रोडक्ट को जोड़ना है। तो पहले एटम का परसेंटेज एबंडेंस 90 है, पहले एटम का एटॉमिक मास 200 है, दूसरे एटम का परसेंटेज एबंडेंस 8 है, दूसरे एटम का एटॉमिक मास जो है वो है हमारा 199 प्लस थर्ड एटम का परसेंटेज एबंडेंस 2 है, थर्ड एटम का एटॉमिक मास 202 है, बाई 100 सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। यानी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड आपको यही ध्यान रखना है, ये एक एटम का मास होता है, एटॉमिक मास भी एक एटम का मास होता है, लेकिन एटॉमिक मास एक टाइप ऑफ एटम के लिए डिफाइंड होता है, जबकि एवरेज एटॉमिक मास दो या दो से ज्यादा अलग तरह के एटम के लिए डिफाइंड होता है। हम फिर से बोलेंगे, ये जो वीडियो है वो लाइव क्लासेस के साथ साथ बेटा आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी इसका हम अपने चैनल वीडी गुरुकुलम पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो लोग लाइव हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल वीडी गुरुकुलम में पे आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे जो भी बच्चे लाइव जो जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, हर अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलता चला जाएगा, है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपको अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, बोरॉन हैज, है ना, 2 स्टेबल आइसोटोप्स। देखो फिर सेम फॉर्मूला सेम क्वेश्चन, तो हम इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सिंपल, फिर से हम फॉर्मूला को बताएं तो ये होता है परसेंटेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या, 100। तो हमने बताया एवरेज एटॉमिक मास जो है वो दो या दो से ज्यादा अलग तरह के एटम के लिए डिफाइंड होता है। यहाँ बोरॉन के दो एटम है, एक B10 है, एक B11 है। तो हम सिंपल करेंगे, B10 जो है उसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है 19, उसका एटॉमिक मास कितना है 10। दूसरा एटम जो बोरॉन का है उसका परसेंटेज एबंडेंस 81, उसका एटॉमिक मास 11 डिवाइडेड बाय कितना 100। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन था इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें अलग अलग फॉर्म में डेटा दिया गया है ना। हमें क्या क्या दिया गया है, कहा जा रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें सारे जो ऑप्शन है उसमें मास दिया गया है और पूछ रहा नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो ध्यान दीजिए, जिसका मोल ऑफ एटम्स ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होगा। जैसे ए पार्ट को अगर हम देखते हैं, ए पार्ट में हम नंबर ऑफ एजी एटम्स क्या होगा ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मास से एटम कैसे निकालते हैं हमें पता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यही होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये नंबर निकालने का तरीका है। अगर मास एटम का दिया गया है तो नंबर भी एटम का निकलेगा, अगर मास मॉलिक्यूल का देगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा। उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फिर से हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, नंबर ऑफ एटम पे, है ना। क्योंकि ध्यान दो, अगर हमें O2 का मास दिया गया होता उस क्वेश्चन में तो उस फॉर्मूले से जो नंबर आएगा वो O2 का आएगा, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे आप देख सकते हैं ये कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी हमें मैक्सिमम नंबर एटम का बताना है। तो ध्यान दीजिए दूसरा पार्ट, दूसरे में देखते हैं, हमें mg दिया गया है तो नंबर ऑफ mg एटम्स क्या होगा, तो mg का मास 1 है, mg का मोलर मास 24 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, फॉर्मूला सेम, मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तीसरा सी ऑप्शन देखिए,
यहाँ पे O2 का दिया गया है, तो ध्यान दे, नंबर ऑफ O2 कितना होगा, नंबर ऑफ O2 होगा मास बाई मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, लेकिन हमें एटम निकालना है, तो ध्यान दीजिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा, तो ध्यान दीजिए एक O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, अगर हम O2 का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें एटम कितना है, 2, यानी एटम मॉलिक्यूल का डबल है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होगा वो 2 इंटू नंबर ऑफ O2 यानी 1/32 इंटू Na होगा, यानी हम कह सकते हैं ये होगा Na/16। अब चलिए चौथा ऑप्शन डी पे आते हैं। डी में देखिए लिथियम का मास दिया गया है, तो नंबर ऑफ लिथियम एटम्स जो होगा वो क्या होगा, फिर से मास है ना, डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, है ना, तो ये हो गया Na/7। तो यहां ध्यान दीजिए सब में Na है, यहाँ Na/108 है, यहाँ Na/24 है, यहाँ Na/16 है, यहाँ Na/7 है, तो यहां ध्यान दीजिए नीचे में है ना, नीचे में जितना बड़ा वैल्यू होगा ओवरऑल वैल्यू छोटा होगा, तो सबसे ज्यादा एटम्स कहाँ है, लिथियम में है, क्योंकि आप देख सकते हैं मास जितने भी, एक तरीका ये था, दूसरा मेथड यहाँ पे ध्यान दीजिए शॉर्ट में कैसे हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो सबका मास दिया गया है, हमें पता है मोल जो होता है वो क्या होता है, मास बाई मोलर मास, सबका मास कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि मोल और मोलर मास का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है, और मोल ऑफ नंबर ऑफ एटम का कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली रिलेशन होगा, यानी जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम कम होगा। तो ध्यान दीजिए Ag का मोलर मास 108, मैग्नीशियम एटम का मोलर मास 24, ऑक्सीजन एटम का मोल एटॉमिक मास है ना यहाँ 16 है, लिथियम का 7 है, तो सबसे कम एटॉमिक मास जो है वो किसका है, लिथियम का, तो एटॉमिक मास सबसे कम है तो नंबर ऑफ एटम क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये हमारा ट्रिकी मेथड है, ये हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया गया है, बट एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो आप सिंपल ऐसा करेंगे, हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक मास या मोलर मास का इनवर्स रिलेशन होता है अगर मास कांस्टेंट है, तो मास हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट था, तो उसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा जिसका एटॉमिक मास या मोलर मास क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम का था, इसलिए हमारा आंसर लिथियम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अब कह रहा ये अलग अलग फॉर्म में डेटा में दिया गया है ना, एक ml में दिया गया है, दूसरा मास हमें दिया गया है, तीसरा फिर से वॉल्यूम दिया गया है, मोल दिया गया है, और कह रहा कि किस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। तो ध्यान दो हमें पता है अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसी का ज्यादा होगा जिसका मोल ज्यादा होगा, मोल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, यानी हम मोल निकालते हैं जिसका मोल ज्यादा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा। 18 ml ऑफ वाटर दिया गया है, तो हमें पता है वाटर का नॉर्मल डेंसिटी अगर नॉर्मल कंडीशन में ले तो हम कितना लेते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर, तो यहां देख सकते हैं मास ऑफ वाटर होगा 18 ग्राम, तो मोल ऑफ वाटर कितना होगा, सॉरी यहां देख सकते हैं मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल ऑफ वाटर हो जाएगा मास बाई मोलर मास यानी 1 मोल। अब चलिए बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है 0.18 ग्राम वाटर, तो ये तो आप देख सकते हैं ऐसे भी सबसे कम है, तो बी को लेना का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ए पार्ट में 18 ग्राम है और बी पार्ट में दिया गया 0.18 ग्राम, तो मास ही कम है तो मोल तो कम ही होगा ना, तो बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सी पार्ट को देखते हैं, वॉल्यूम एनटीपी पे दिया गया है तो मोल ऑफ वाटर डायरेक्ट निकल जाएगा, मोल ऑफ वाटर क्या होगा वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा कितना आएगा 10⁻⁻⁴। और चौथे ऑप्शन में मोल ऑफ वाटर हमें डायरेक्ट दिया गया है
10 के पावर -3। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मोल किसमें है, ए में, तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। एक क्वेश्चन में सिंपल मास दिया गया था, दूसरे में वॉल्यूम दिया गया था, उससे हमने डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हमने मोल निकाल लिया। बी वाला में मास ही कम है तो मोल कम होगा, मोल कम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा। सी ऑप्शन में वॉल्यूम दिया गया था, वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके हमने मोल निकाला, तो ये 10 के पावर -4 मोल है, जो कि कम है, 1 मोल से बहुत कम है ना। चौथे ऑप्शन में डायरेक्ट हमें दिया गया है 10 के पावर -3 मोल वाटर, तो ये भी 1 मोल से कम वैल्यू है, इसलिए हमारा आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा इस अगर हम एवोगैड्रोस वैल्यू का, एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू चेंज हम कर देते हैं तो इससे क्या होगा, दिस वुड चेंज, क्या चेंज होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम एवोगैड्रोस नंबर, ए ऑप्शन क्या कह रहा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, डेफिनेटली यही आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, ध्यान दो, पहले जब हम निकालते थे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन तो हम क्या लेते थे, एक मोल कार्बन का मोल मास कैसे निकालते थे, एक कार्बन का मास, एक कार्बन का मास 12 AMU इनटू 1 मोल, और 1 मोल पहले हम क्या लेते थे, इसका वैल्यू लेते थे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये चेंज हो गया, तो अब मान लो जब चेंज हो गया है तो उस केस में जब हम निकालेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो ये क्या होगा, एक कार्बन का मास जो कि 12 AMU है इंटू 1 मोल। अब इस बार 1 मोल का वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10 के पावर 20। तो आप देख सकते हैं 12 AMU को एक बार हम 6.022 इंटू 10 के पावर 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पहले हम 12 AMU को 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई करते थे। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों ही केस में 1 मोल का वैल्यू चेंज हो गया, उससे 1 मोल कार्बन का मास भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ए। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दो, हम रिलेशन की बात करें, जैसे CO2 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से रिएक्ट कर रहा है ना। तो मोल के वैल्यू चेंज होने से CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। CO2 जब भी फॉर्म होगा उसमें हमेशा एक कार्बन एटम होगा और 2 ऑक्सीजन एटम होगा, वो रेशियो हमारा कभी चेंज नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए इस पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब चलिए सी और डी दोनों देख सकते हैं, सी में द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन ए कंपाउंड, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चौथा कह रहा द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, सिंपल, एक मोल का वैल्यू चेंज हुआ है तो एक मोल के लिए हम एक मोल का मास निकालें, है ना, एक मोल का नंबर निकालें, ये सब चेंज होगा, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होगा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा हमें द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन। अब देखो, जब हमें कह रहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम हो तो हमारे लिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे आसान है, या तो हम सबको चेंज कर दें, किस में, सबको चेंज कर दें, या तो मास में, या सबको चेंज कर दें हम मोल में, किसी एक में चेंज कर दें। तो देखो सबको हम चेंज करते हैं मास में। ए में दिया गया है 1.8 ग्राम H2O, ठीक है। बी में दिया गया है 18 ग्राम H2O। सी ऑप्शन में दिया गया है 18 मोल्स ऑफ वाटर। अब इस 18 मोल्स H2O इसको मास में चेंज करते हैं, मास ऑफ H2O क्या होगा, मोल इनटू मोलर मास, ये हो गया 144 ग्राम। अब डी ऑप्शन आते हैं, डी ऑप्शन में दिया गया है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ध्यान दो, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O दिया गया है, तो मास ऑफ H2O क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल्स का मास होता है 18 AMU,
तो 18 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, 18 इंटू 18 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कितना आ जाएगा, 324 AMU, यानी इसको हम लिख सकते हैं 324 इंटू 1/Na ग्राम। अब आपको पता है कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की अगर बात करें, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मतलब किसी खास मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर का मोलर मास तो चेंज हो नहीं रहा, तो वाटर का मोलर मास चेंज नहीं होगा, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मास आपको कहां दिख रहा, सी ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल रिलेशन को देखना है। कैसा रिलेशन, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें यहाँ पे रफ में आपको और कुछ बातें को बता दें, जैसे हमने बताया मास माई मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स, यही होता है नंबर बाई एवोगैड्रोस नंबर, और यही होता है वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। तो अब यहां ध्यान दो, जब हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मोलर मास फिक्स हो गया, एवोगैड्रोस नंबर फिक्स है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, कांस्टेंट है, और पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मोलर मास कांस्टेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं मास जो है वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मास ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। और अगर हम कंडीशन दे दें एनटीपी वगैरह तो मोलर वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं मास ज्यादा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा होगा तो फिर आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को बहुत माइन्यूटली हम लोग समझेंगे। अगले क्वेश्चन में हमें दे रहा कि ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 एंड O2 इन द रेशियो 1:1 W/W, यानी मास का रेशियो दिया गया है। कह रहा व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमें दिया गया है, सबसे पहले वो देखते हैं। हमें दिया गया है मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें दिया गया है, ये है 1/4, यही है हमारा W/W रेशियो। पूछा क्या जा रहा, मोलर रेशियो, यानी हमें पूछा जा रहा मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये पूछा जा रहा है। तो मोल क्या होगा, मान लो ये मास रेशियो जो है इसको मान लेते हैं ये x है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल है ना, हाइड्रोजन ये वैल्यू जो है, सॉरी अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं हाइड्रोजन का मास 1 है और ऑक्सीजन का मास मान लेते हैं 4 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हाइड्रोजन का मास हमने मान लिया सिंपल 1, तो हाइड्रोजन का मोल क्या होगा, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। आप चाहे तो x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन का मास मान लेते हैं 4, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 32। तो देखिए मोल रेशियो कितना आएगा 1/2 इंटू 32/4। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रेशियो कितना आ गया 4:1, यानी आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं था, आपको ऐसे एक तो तरीका लोग ये करते हैं कि हम 1 क्यों माने, तो आपके पास तरीका ये है कि मान लो लेट मास ऑफ H2 हमारा x है, तो आप मानोगे मास ऑफ O2 कितना होगा 4x, क्योंकि ये रेशियो दिया गया है। अगर हाइड्रोजन का मास x होगा तो ऑक्सीजन का मास 4x होगा। अब यहां से आप निकालोगे मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां देखो आप क्या करोगे x/2 डिवाइडेड बाई 4x/32, तो फिर से आपका वही सेम रिलेशन आएगा, एक्स एक्स जो होगा हमारा वो कैंसिल हो जाएगा और रेशियो फिर से वही आएगा 1/2 इंटू 32/4, यानी रेशियो हमारा होगा 4:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए इस
तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी मास रेशियो दे, नंबर का रेशियो दे, कुछ भी दे दिया जाए और अगर मोल रेशियो पूछ रहा तो आप कोशिश करें हमेशा उसको रेशियो में ही सॉल्व करें। उससे क्या होगा, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना। अदरवाइज इस क्वेश्चन को चाहे तो आप लंबा भी कर सकते हैं, मान मान कर। पहले हम मोल हाइड्रोजन का निकाला, मास बाई मोलर मास, फिर ऑक्सीजन का मोल निकाला, मास बाई मोलर मास, है ना। फिर हम दोनों का रेशियो लिए। इस तरह से भी आप सॉल्व करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन में आपका टाइम नहीं बचेगा। तो अगर टाइम बचाना है तो हमें सिंपल फास्ट कैलकुलेशन करना होगा। हमारा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, क्वेश्चन जितना आराम से समझना है। क्वेश्चन के 3 फंडामेंटल होते हैं, है ना। जब हम जनरली आपको यही बार बार बताते रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। कौन कौन सा पॉइंट्स, तो ध्यान दो। पहला पॉइंट होता है गिवन डेटा, क्या हमें दिया गया है। दूसरा होता है कि क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोल रहा। और तीसरा होता है फिर अननोन डेटा को निकालना। कुछ डाटा जो है वो हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया है ना। तो नहीं दिया गया, बट जो डाटा हमें दिया गया है उससे हम इस अननोन डाटा को निकाल सकते हैं। ये होता है अननोन डाटा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। यानी क्वेश्चन में 3 ही तरीका हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन होगा हमारा 3 तरह से सोचना है। पहला, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जैसे इस बार क्या दिया गया था, हमें मास रेशियो दिया गया था। मास रेशियो हमें निकालना क्या था, मोल रेशियो। तो इस क्वेश्चन में हमें अननोन डाटा कुछ नहीं था, हम डायरेक्ट मास से मोल रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक डेटा गिवन होगा और दूसरा निकालने को बोलेगा, लेकिन जो डाटा दिया गया होगा उससे आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ और भी डेटा को आपको निकालना होगा। किसके बेसिस पे, गिवन डेटा के बेसिस पे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये ध्यान रखें, ये 3 पॉइंट्स होते हैं। इन तीनों पे आपको हमेशा वर्क करना है। जैसे हम अगले क्वेश्चन में फिर से दिखाएंगे कि कैसे इस 3 पॉइंट्स पे आप फोकस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर से बार बार नंबर नंबर पूछा जा रहा, कितना बार आप देख सकते हो ये क्वेश्चन को पूछा गया है। अब फिर से कह रहा, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। कई बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता है तो चारों सेम मॉलिक्यूल दे देता है। इस बार मास भी अलग है और मॉलिक्यूल्स भी अलग है। तो फिर वही हमें करना है। हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर तो कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमें पूछा जा रहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होगा, तो वही होगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स होगा। जिस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम होगा उस मॉलिक्यूल का मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मोल का नंबर ज्यादा होगा तो नंबर भी ज्यादा होगा। अब चलो हम देखते हैं मोल निकाल निकाल कर। पहले में दिया गया 44 ग्राम ऑफ CO2। तो ध्यान दो, मोल क्या होता है, मोल होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आ गया हमारा 1 मोल। नेक्स्ट बी पार्ट को अगर हम देखते हैं, बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 48 ग्राम O3। 48 ग्राम O3 दिया गया है। मोल क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फिर से आ गया हमारा 1 मोल। मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। सी पार्ट में देखिए हमें क्या दिया गया है, 8 ग्राम H2। तो मोल क्या होगा, मोल होगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हो गया हमारा 4 मोल्स। देखो हम इसलिए बार बार कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन जब लास्ट टू लास्ट हमने देखा था, हमने बोला था फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोलर मास कांस्टेंट था। अब मोलर मास कांस्टेंट नहीं है, तो देख सकते हो CO2 का मास 44 ग्राम है, हाइड्रोजन का मास 8 ग्राम है। फिर भी CO2 का मोल कम है, हाइड्रोजन का मोल ज्यादा है। यानी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल नहीं हुआ। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल तभी होगा
जब हमारा मोलर मास कांस्टेंट होगा। और मोलर मास कांस्टेंट अगर हम बोलते हैं फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, यानी जब हम सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात कर रहे होंगे, तो हमें पता है जब हम सिर्फ वाटर की बात करेंगे तो वाटर का मोल चेंज नहीं होगा, यानी उसका नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो हमारा सेम रहेगा, 4 मोल्स। क्लियर है? अब चलो डी ऑप्शन पे आते हैं। डी ऑप्शन हमें क्या दिया गया है? डी दिया गया है 64 ग्राम SO2। तो यहां ध्यान दो, मोल फिर क्या होगा? मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। SO2 का मोलर मास 64 होगा, ये आ गया 1 मोल। तो आप देख सकते हैं ए बी डी तीनों का मोल 1 है, सी का मोल 4 है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलवेज जो होगा वो मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर तो हमेशा कांस्टेंट होगा। एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सी का मोल ज्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। यानी अगर सिंपल हमें यही बात बार बार ध्यान देना है कि अगर मोल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो होगा वो हमारा ज्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा 0 पॉइंट है ना, 0.1 मोल दिया गया है ट्राई एटॉमिक गैस का, है ना। एक गैस दिया गया है, कह रहा द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस इज। अब यहां पे ध्यान देना है हमें, क्या हमें कहा जा रहा कि 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस है तो उसका नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यहां ध्यान दो। ट्राई एटॉमिक गैस हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं वो X3 है। ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? सिंपल, ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या है? तो विच हैज 3 एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके पास 3 एटम होंगे उसको हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये 3 सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, हमें कुछ दिया नहीं गया तो मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल जैसे O3 होता है ना, O3 भी हमारा क्या है? ट्राई एटॉमिक। यानी हमें मतलब तो 3 एटम से है तो 3 एटम होने चाहिए। अब यहां ध्यान दो, अगर हमें मॉलिक्यूल का मोल दिया गया है 0.1, हमें मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो 0.1 मोल दिया गया है, और हम देख सकते हैं मॉलिक्यूल में एटम 3 है, यानी मोल ऑफ एटम्स जो होगा वो 3 टाइम्स होगा, 3 इंटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल मॉलिक्यूल्स का पता है तो हम डायरेक्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो ये आ जाएगा हमारा 0.3 मोल्स। क्लियर है? अब ये मोल आ गया 0.3 मोल्स, तो यहां पे ध्यान दीजिए नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स होता है मोल ऑफ एटम्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल है 0.3 इंटू Na, यानी 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये हमारा अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 1.806, है ना, इंटू 10 के पावर 23। ये आप देख सकते हैं हमारा आंसर जो है वो कुछ बी आ रहा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, आपको एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में बस ये था, बाकी आपको मोल के फॉर्मूला है, आपको पता है मास से मोल कैसे निकालना है ना, नंबर से मोल कैसे निकालना है, वॉल्यूम से मोल कैसे निकालना है, साथ में मास से नंबर कैसे निकालना है ना, वॉल्यूम से मास कैसे निकालना है, वॉल्यूम से नंबर कैसे निकालना है। तो ये आपको तो पता है, मोल कॉन्सेप्ट में ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए कि हम किस किस चीजों से मोल निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके अलावा हमें इस बात पे फोकस करना है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक क्या है? सिंपल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 3 एटम होंगे उसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, है ना। डाई एटॉमिक का मतलब हुआ ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 2 एटम है। मोनो एटॉमिक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके, सॉरी, मोनो एटॉमिक का मतलब सिंपल एक एटम। डाई एटॉमिक का मतलब 2 एटम, जिस मॉलिक्यूल के पास 2 एटम होंगे। यहां बोला ट्राई एटॉमिक, यानी मॉलिक्यूल्स के पास कितने एटम है? 3 एटम है। आ रहा समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स को हम अगर ध्यान रखते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका इजीली बनता चला जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 17 नंबर पे आते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है, कहा जा रहा द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। अब देखो इस बार वॉल्यूम और मास दिया गया है और कह रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम फिर बार बार आपको वही कहेंगे, हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस बात को ध्यान रखो क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय आपको टाइम बचाना होगा, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में हम मोल निकालते हैं। मोल हाइड्रोजन का क्या होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, है ना। ऐसे एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम 22 पॉइंट, यहां ध्यान दो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर पर मोल। ये होता है मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। मोलर वॉल्यूम अगर एनटीपी पे बोला जाए तो एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर पर मोल। तो यहां ध्यान दीजिए, इस सॉल्व करेंगे ये मोल आ जाएगा। बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। चलिए सी पार्ट में देखते हैं, सी पार्ट में मोल हाइड्रोजन का क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हमारा कुछ आ रहा 0.25, है ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 0.6 समथिंग कुछ आएगा। इसको सॉल्व आगे कर लेंगे, 0.67 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो ये इसके अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 0.2 समथिंग 3 ऐसा कुछ आएगा अप्रोक्स। इसमें हमें बहुत ऐसा नहीं है, क्लोज वैल्यू दिया गया है कि हमें सॉल्व करने की बहुत जरूरत है, तो ऐसा कुछ है नहीं। मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो मास बाई मोलर मास, यहां ध्यान दो 0.3 समथिंग कुछ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, 0.67, यानी ए आंसर होगा। वॉल्यूम से हम डायरेक्ट मोल कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, आपको बार बार हम बताते रहे हैं, वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। मास से मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके बेसिस पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वॉल्यूम दिया गया होगा तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, अगर हमें मास दिया गया होगा तो मास के अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। आ रहा समझ में। अब चलो नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो हर क्वेश्चन मिलता जुलता होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, एक बार हम अगर आपको बार बार कहें, नीट हो, है ना, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता बेटा, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, बस उसी को बार बार बदल बदल कर क्वेश्चन को बदला जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट अलग होंगे, कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही होता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया जाता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो फिर कह रहा विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सिंपल, मॉलिक्यूल्स उसी का ज्यादा जिसका मोल ज्यादा। मोल ऑफ N2 क्या होगा, मास बाई मोलर मास, ये आ गया हमारा 0.25। बी में देखें, मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मास बाई मोलर मास, ये आ गया 1 मोल। तीसरा ऑप्शन देखें, मोल ऑफ NO2 क्या होगा, मास, है ना, डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोलर मास कितना होगा 46, ये कुछ हमारा 0 पॉइंट, है ना, 3 कुछ 5 ऐसा अप्रोक्स आएगा। चौथा ऑप्शन देखें तो मोल ऑफ O2 कितना होगा, मास डिवाइड, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हम अप्रोक्स बता रहे हैं कि इसके आसपास आएगा। मोल O2 का निकाला हमने, ये आया 0.5। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मोल किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मोल ज्यादा है तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। सेम कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम कह सकते हैं मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है,
हाइड्रोजन का तो उसका मॉलिक्यूल्स का नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही क्वेश्चन आपका बार बार इसी तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं अलग अलग ईयर 2002, 3 है ना, हर ईयर में इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक बार ऐसा हो रहा। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा जा रहा द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर दी सेम एज दैट ऑफ, यानी प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वो किस, इन चारों में किसके बराबर है। तो ध्यान दो, सबसे पहले सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, प्रेशर का अगर हम बात करें तो सिंपल, अगर यूनिट सेम होगा डायमेंशन भी सेम होगा, सिंपल सी बात है ना। तो अगर हमारा किसी भी चीज का यूनिट सेम है तो डायमेंशन तो सेम होगा ही होगा, है ना। तो सबसे पहले प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है हमारा फोर्स बाई एरिया, यानी हम इसको कहते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा प्रेशर का यूनिट। अब आते हैं हम लोग सब में देखते हैं किसका प्रेशर, किसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। फोर्स भी आपको पता है ना, न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, पहला ऑप्शन है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। पहला कह रहा फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और ए ऑप्शन कह रहा फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो सेम नहीं होगा, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम का यूनिट जब सेम नहीं होता तो फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई वॉल्यूम जो है उसका यूनिट सेम नहीं होगा, तो डायमेंशन भी सेम नहीं होगा। बी ऑप्शन अगर हम देखें, बी में कह रहा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां ध्यान दो, एनर्जी को हम कह सकते हैं एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय वॉल्यूम। ये एस बाई वी का जो यूनिट है वो हम इसका फोर्स बाई एरिया का यूनिट दोनों सेम हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं बी हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा में डायरेक्ट हमें फोर्स दिया गया है, यानी हमें दिया गया है न्यूटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। बट सी ऑप्शन में न्यूटन डायरेक्ट यूनिट आ रहा। चौथे ऑप्शन में एनर्जी दिया गया है, एनर्जी जो है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूटन मीटर होता है, जिसको हम जूल भी कहते हैं। जूल जो है वो न्यूटन मीटर होता है। और इसी तरह फोर्स की बात करें तो ध्यान दो, फोर्स न्यूटन किसको कहते हैं, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। इसी को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, अगर यूनिट सेम है तो हमारा डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट जो है वो आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फोर्स बाई एरिया यानी प्रेशर का यूनिट कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक केस में अगर हम देखें फोर्स बाई वॉल्यूम यानी न्यूटन, ये पर मीटर क्यूब है, तो ये सेम नहीं है। सी ऑप्शन में हमने देखा न्यूटन है, डी ऑप्शन में देखा न्यूटन मीटर है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ 2001 में पूछा गया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखो क्या कह रहा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज 6.022 इंटू 10 के पावर -2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम, हुज रेडियस एंड लेंथ आर दिस एंड दिस। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले हमें दिया गया है वायरस जो है वो कैसा देखने में है, सिलेंडर की तरह। तो ये सिलेंडर की तरह दिया गया है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो सिलेंडर है इसका हमें रेडियस दिया गया है। यहां पे ध्यान दो, ये जो रेडियस है ये आर हमें दिया गया है, कितना रेडियस दिया गया है 7 एंगस्ट्रॉन, जिसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। दूसरा हमें लेंथ दिया गया है, ये लेंथ जो है ये लेंथ L है, और L का वैल्यू दिया गया है 10 एंगस्ट्रॉन, यानी इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। अब चलो ये हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है,
अब उसके अलावा क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट आप देखें क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को डेंसिटी कहते हैं, है ना, मास बाय वॉल्यूम। और ये जो हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया गया है, ये हमें वॉल्यूम बाई मास का रेशियो दिया गया है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मास का रेशियो दिया गया है। तो सबसे पहले हम चल तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन वायरस, वॉल्यूम ऑफ वन वायरस क्या होगा, तो एक वायरस सिलेंडर की तरह है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ही एक वायरस का वॉल्यूम होगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर पता है, एच का वैल्यू पता है, तो आप यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये V सेंटीमीटर क्यूब आया, क्योंकि हम सारा का सारा डाटा जो है वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं। अब ये वॉल्यूम निकल गया। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम जो दिया गया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें दिया गया है 6.02 इंटू 10 के पावर -2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ सिंपल कि 6.02 इंटू 10 के पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास 1 ग्राम है। तो ध्यान दीजिए, V सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, 1/6.02 इंटू 10 के पावर -2 इंटू V, ये होगा हमारा मास। अब ध्यान दो, ये V सेंटीमीटर क्यूब जो है, सॉरी V सेंटीमीटर क्यूब, V सेंटीमीटर क्यूब जो है, यहां पे आप देख सकते हैं ये एक वायरस का वॉल्यूम है। तो ये जो मास निकला, ये भी कितने वायरस का निकला, एक वायरस का। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ, है ना, मास ऑफ वन वायरस हमारा कितना होगा, V डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 के पावर -2 ग्राम। अब एक वायरस का मास निकल गया, तो मोलर मास कह रहा, मोलर मास एक मोल का मास होता है, तो मोलर मास क्या होगा, तो ये एक वायरस का मास हुआ, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एवोगैड्रोस नंबर से। तो ये हमारा एक मोल का वायरस का मास आ जाएगा। ये ग्राम में है, अब केजी में चेंज कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में बस किया क्या था कि आपको वर्चुअली बोल दिया कि एक वायरस जो है वो हम लोग नॉर्मली लेते हैं कि वायरस हमारा स्फीयर की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि एक वायरस जो है वो सिलेंडर की तरह है, सॉरी एटम को हम वॉल्यूम की तरह लेते हैं, है ना। एटम जो हम लेते हैं क्वेश्चन में, तो वो हम ये लेते हैं कि वो स्फीयर की तरह होगा, और इसलिए एटम का वॉल्यूम हम लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा कि एक वायरस है, और वायरस कह रहा सिलेंडर की तरह है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच दिया गया है, तो हम एक वायरस का वॉल्यूम निकाल लेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम देने का सिंपल मतलब है कि हमें यह दिया गया है कि 6.02 इंटू 10 के पावर -2 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 1 ग्राम का मास है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा उसका मास कितना होगा वो निकल जाएगा। 20 सेंटीमीटर क्यूब एक वायरस का वॉल्यूम है, तो जो मास निकलेगा वो भी एक वायरस का निकलेगा। हमें एक मोल का मास पूछा जा रहा था, इसलिए एक वायरस के मास को हम एक मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। इसमें सिंपल, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टॉप क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सिंपल अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपको एक जेन्युइन दिया गया था। जनरली हमें डेंसिटी देता था, इस बार हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया गया, तो हमें यूनिट से समझना है कि हमें क्या देना दिया गया है ना। तो जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। क्लियर है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमें क्या दिया गया है। हमें कह रहा द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। सबसे पहले हमें ये समझना होगा NH3 मॉलिक्यूल है, तो चलिए इसका मास दिया गया है, तो इसी का मोल निकालते हैं। मोल ऑफ NH3 क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास कितना 17, तो आप देख सकते हैं मोल कितना आ जाएगा 0.25, ये हमारा मोल आ गया। अब यहां देखो NH3 का जब मोल आ गया, है ना, NH3 का मोल आ गया, तो हम निकाल लेंगे NH3 का नंबर। नंबर ऑफ NH3 क्या होगा, मोल, मोल इनटू
एवोगैड्रोज नंबर, है ना, एवोगैड्रोज नंबर यहाँ देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया गया है, तो हम भी एवोगैड्रोज नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6 × 10⁻23 ले लेते हैं। अब देखो NH3, NH3 के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, सिंपल समझना, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, मतलब एटम मॉलिक्यूल का 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो होगा 4 × नंबर ऑफ NH3, तो 4 × नंबर ऑफ NH3 आप देख सकते हैं 0.25 × 6 × 10⁻23, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6 × 10⁻23। तो जब भी मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन देकर आपसे एटम इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो आपको सबसे पहले मॉलिक्यूल के इंफॉर्मेशन, जैसे मास दिया गया है तो मास से हमने मोल निकाल लिया, मोल से हमने नंबर निकाल लिया। अब हमें पता है एक मॉलिक्यूल में कितना आपका एटम है, तो हम उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे। अगर मान लो हमें इलेक्ट्रॉन पूछता कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो NH3 का नंबर निकल गया। अब हम देख लेंगे एक NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने NH3 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जो NH3 के एक मॉलिक्यूल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक NH3 में 4 एटम था, हमें नंबर ऑफ एटम निकालना था तो 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो हम एक NH3 में देखते कितने इलेक्ट्रॉन है और उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाता। सिमिलरली आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम देखेंगे, अगले अब इजी 2 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करके आज की क्लास को खत्म करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में यार 2 बातें आपको बस ध्यान में सबसे ज्यादा रखना है। सबसे पहला कि अगर कोई भी नंबर है ना, अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लो हमने दे दिया 0.043, तो कोई भी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पहले अगर 0 होगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर 0 होगा तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। यानी इस केस में हमसे पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 5, इस केस में हमें पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। अगर मान लो डेसिमल के बाद अगर 0 होगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे मान लो 1.40 दिया गया तो हम इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है। लेकिन ये ध्यान देंगे कि हमारा जो 0 है ना, अगर नॉन जीरो नंबर के पहले अगर 0 कुछ भी हो, कितने भी 0 हो, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है, जैसे 161, तो ये तीनों नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दूसरा नंबर दिया गया है 0.161, तो फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जो 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन नॉन जीरो नंबर जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। तीसरा नंबर हमें दिया गया है 0.0161, तो यहां देखिए ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 1 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पहले जो 0 होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 3 हो जाएगा। यानी तीनों नंबर जो दिया गया अलग अलग, तीनों के सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हमारा डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग अगली क्लास यानी कल के लाइव क्लास में देखेंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिया गया है हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% of iron by mass. The molecular mass of hemoglobin is approximately 67200. कह रहा the number of iron atoms present in one molecule of hemoglobin is. तो सबसे पहले यहां ध्यान देना है परसेंटेज, है ना, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट्स
परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का जो परसेंटेज मास होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स, किसका, एलिमेंट्स का, इन वन मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिक मास, उस एलिमेंट का जिसका हम परसेंटेज मास निकाल रहे हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये फॉर्मूला आपको पता है पहले से, आप जैसे पूरा आपका कोर्स खत्म हो गया तो ये आपको पता होगा। तो हम सिंपल बताते हैं, परसेंटेज मास यानी किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज मास निकालना है तो हमें देखना होगा कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट का कितना नंबर ऑफ एटम है, इनटू उस एलिमेंट का एटॉमिक मास इनटू 100 डिवाइडेड बाय उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे क्वेश्चन में परसेंटेज आयरन जो दिया गया है मास वो है 0.334। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल यहां देख सकते हैं, ये पूछा जा रहा, तो ये हम मान लेते हैं n। आयरन का एटॉमिक मास 56 इंटू 100, मॉलिक्यूलर मास कितना 67200। तो यहां देखिए 00 आप कैंसिल कर सकते हैं, 56 को 672 से अगर डिवाइड करेंगे तो नीचे में 12 आएगा, तो यहाँ n जो होगा वो होगा 0.334 इंटू 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 4 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा किसी भी कंपाउंड के कंपोजिशन, जैसे मान लो अगर CXHY है एक कंपाउंड है तो हम कहें परसेंटेज कार्बन बाय मास क्या होगा, तो हमने बताया नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, यानी CXHY के एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितना है, x है, एटॉमिक मास कार्बन का 12 इंटू 100, और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 12x प्लस वाई। तो यही हमारा परसेंटेज मास निकालने का तरीका होता है किसी भी कंपाउंड में, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। आशा करता हूं आपने काफी, आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। जो जो लोग हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं लाइव क्लास, हम बाकी लोगों को भी बोलेंगे आप सभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पैंडेमिक के समय इस कोर्स का फायदा उठा सकें, है ना। आज की क्लास में इतना ही, है ना। धन्यवाद।